दोस्तों नमस्कार। राजनीति जिस तेजी से बदल रही है उसमें 2024 का इंतजार क्या इस देश को करना होगा या उससे पहले ही इस देश की परिस्थितियां राजनीतिक तौर पर बदल जाएगी। बीते महीने भर में भारत की राजनीति में जो परिवर्तन खुले तौर पर नजर आ रहा है, क्या उसको पढ़ने की कोशिश कभी आपने की है? और अगर नहीं पढ़ा है तो जरा समझने की कोशिश कीजिए। चंद दिनों पहले तक जिक्र इस बात का था राहुल गांधी ने लंदन में क्या कहा, और आज इस बात का जिक्र है कि अमेरिका में भारत के लोकतंत्र को लेकर और मौजूदा राजनीतिक सत्ता को लेकर और राहुल गांधी को संसद से डिस्क्वालीफाई किए जाने को लेकर सवाल खड़ा क्यों कर रहा है। कल तक इस बात का जिक्र था कि राहुल गांधी या कांग्रेस अडानी और प्रधानमंत्री मोदी को एक कटघरे में खड़ा करके इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कैसे इस देश में आर्थिक तौर पर देश की लूटपाट खुले रूप में हुई है। और अब ध्यान दीजिए, पूरा विपक्ष इन्हीं बातों का जिक्र करने से कतरा नहीं रहा है। सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है कि देश के भीतर विपक्ष एकजुट हो गया, सवाल यह भी नहीं है कि अमेरिका में इस दौर में कौन से सवाल उठ रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि भारत को लेकर जो देश के भीतर राजनीतिक छवि प्रधानमंत्री मोदी की है और जो कद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौर में बनाया है, दोनों के पर कहीं कतरे तो नहीं जा रहे हैं। क्योंकि इस राजनीतिक पाठ को पढ़ते वक्त मौजूदा वक्त में अडानी कांड के बाद भारत की बदलती राजनीति और राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करने के तरीके को लेकर और उसके बाद बंगला तक को तुरंत खाली करने का जिक्र करके भारत की राजनीति के भीतर एक नई परिस्थितियों ने जन्म ले लिया है। यानी 2024 का इंतजार करने की स्थिति में विपक्ष भी नहीं है। कल तक जो विपक्ष बिखरा हुआ था, जिसके भीतर यह सवाल था कि दरअसल कौन है जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़ा होगा और कहेगा कि हम प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। राहुल कांड ने दरअसल दर्शा दिया कि कोई प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो नहीं सकता है जब तक प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में है। और अगर सत्ता के समानांतर कोई चुनौती देते हुए खड़ा होगा तो फिर वह जेल में होगा, उसके खिलाफ तमाम मुकदमे खुल चुके होंगे। और इस फेरिस्त में जो भी विपक्ष का नेता था, चाहे आपको शरद पवार की एनसीपी नजर आती हो, चाहे ममता बनर्जी की टीएमसी नजर आती हो, चाहे चंद्रशेखर राव की टीआरएस यानी बीआरएस नजर आती हो, या फिर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी नजर आती हो, इस फेरिस्त को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको उस दायरे में अब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का भी जिक्र करना पड़े और तेजस्वी यादव के आरजेडी का भी जिक्र करना पड़े। इन पार्टियों के नेता और इन पार्टियों के नेताओं के इर्द गिर्द के लोग किसी दिन भी जेल भेजे जा सकते हैं। यह मैसेज राहुल गांधी को जेल भेजने के फैसले के बाद खुलकर सामने आ चुका है। यानी खड़ा कौन होगा अब यह सवाल नहीं है, बचेगा कौन यह सवाल जरूर बड़ा हो गया। और इन सब के बीच राहुल गांधी ने भी जो मैसेज इस देश के भीतर यह कहकर दिया कि जो 20,000 करोड़ का मसला है वो डॉक्यूमेंटेड है। डॉक्यूमेंटेड का मतलब यह होता है कि जब आप अपराध करते हैं तो अपराधी कौन है इसको लेकर जांच होती है। उस जांच की प्रक्रिया में बहुत सारे हां या ना यानी इफ एंड बट्स होते हैं। लेकिन इकोनॉमिक ऑफेंस वह भी खुले तौर पर मार्केट इकोनॉमी से जुड़कर और डिजिटल इकोनॉमी के दौर में और ई गवर्नेंस के दौर में जब हो रहा हो तो सारे डाटा मौजूद हैं। कौन सा पैसा कहां से आया, किस रूप में गया, और अगर उस पर किसकी सहमति थी, उस सहमति के पीछे किस बैंक के किस बोर्ड के अधिकारी के हस्ताक्षर थे, आरबीआई ने कौन सा निर्णय लिया, किस तरीके से एलआईसी निर्णय ले रही थी, ईपीएफओ का पैसा क्यों लग रहा था, ये सारे डॉक्यूमेंटेड है। यानी हर कच्चा चिट्ठा सामने है तो सरकार घबरा रही है, वो जांच करने देना नहीं चाहती है। लेकिन हम इन बातों पर आए पहले यह समझ लीजिए कि भारत की बदलती राजनीति में जो सक्रियता मौजूदा वक्त में दिखाई दे रही है वह सिर्फ यह नहीं है कि आज की तारीख में कांग्रेस कमोवेश हर राज्य के राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है।
आज और कल उसकी सक्रियता लगातार यह बताने की है कि मोडानी की जांच कैसे होगी, लोकतंत्र कैसे लौटेगा। इकोनॉमिक ऑफेंस करने वाले इस देश को छोड़कर भाग रहे हैं तो भगाने के पीछे कौन है और मौजूदा सत्ता किस तरीके से काम कर रही है। यह कमोवेश हर राज्य के भीतर होती प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके लिए दिन आज और कल का चुना गया है जो कांग्रेस ने चुना। इसके अलावे राज्यों के उन जिलों में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए दिल्ली से वह नेता या वह प्रवक्ता जा रहे हैं जो बता रहे हैं कि देखिए हम इसलिए आए हैं। मसलन महाराष्ट्र में मुंबई में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस और नागपुर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिहार में पटना में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुजफ्फरपुर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। यह एक स्थिति बतलाती है कि राजनीतिक तौर पर कांग्रेस कैसे सक्रिय होगी और जिले दर जिले उसे कैसे सक्रिय करना है, यह उसका एक संदेश पर है। लेकिन इस दिशा में मत जाइए कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से चीजें जागृत हो जाएंगी। सवाल सबसे बड़ा इस दौर में यही हो चला है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिस इकोनॉमिक पॉलिसी के शीर्ष पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है वह कितनी सही है या कितनी गलत है। जिस कानून का जिक्र हो रहा है और उस कानून को लागू कराते वक्त विपक्ष को अगर टारगेट पे लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि दरअसल उन्होंने अपराध किया है, तो वो कितना सही है या कितना गलत है। हमें लगता है कि शुरुआत तो इस बात से करनी चाहिए कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को कल ही पत्र जारी किया गया, आप बंगला खाली कर दीजिए। और बिना कुछ देरी किए डिप्टी सेक्रेटरी मोहित रंजन के नाम राहुल गांधी ने एक पत्र लिखा कि सही कह रहे हैं, मैं 12 तुगलक रोड स्थित जो सरकारी बंगला है जिसमें 22 तारीख को आपने खाली करने को कहा है, उसके बाद उन्होंने चंद लाइनें लिखी हैं। वो चंद लाइनें इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि एक तरफ बीजेपी के दिल की धड़कन, जिसका जिक्र हम कल कर चुके हैं, बढ़ी हुई है कि अगर कानूनी तौर पर ऊंची अदालत में राहुल गांधी नहीं गए तो फिर क्या होगा, राहुल गांधी जेल गए तो क्या होगा। और इस देश के भीतर सबसे बड़े बड़े अपराधी यूं ही छुट्टे घूम रहे हैं और अपने हलफनामे में जिक्र कर चुके हैं, हमारे ऊपर यह आरोप है। और उसमें सबसे बड़ी तादाद सांसदों और विधायकों की अगर बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है तो क्या होगा। इस तो क्या होगा के बीच जरा लेटर सुनिए जो राहुल गांधी ने लिखा है कि पिछले 4 कार्यकाल से लोकसभा सांसद के तौर पर जनता का दायित्व पूरा करते हुए यहां बिताए वक्त की मेरे पास बड़ी ही खुशहाल यादें हैं। अपने अधिकारों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के मैं आपकी चिट्ठी में लिखी बातों का पालन करूंगा, यानी 22 अप्रैल तक यह घर खाली कर दूंगा, यानी 12 तुगलक रोड में जहां वह पिछले 4 बार जब चुनाव जीत कर आए और वहां पर रह रहे हैं उसको खाली कर देंगे और सरकार की जो मंशा है चलिए वह भी लागू हो गई। लेकिन इसी दिल्ली में लाल कृष्ण आडवाणी रहते हैं, इसी दिल्ली में मुरली मनोहर जोशी रहते हैं, इसी दिल्ली में सुब्रमण्यम स्वामी रहते हैं, इसी दिल्ली में गुलाम नबी आजाद का भी सरकारी बंगला है और चारों किसी भी पार्लियामेंट के सदन के सदस्य नहीं है। जिक्र किया गया सरकार की तरफ से इस बात को लेकर कि सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें दिल्ली में सरकारी बंगला दिया हुआ है। सुरक्षा का दायरा भारत में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर होता है। Z+ की सिक्योरिटी लाल कृष्ण आडवाणी जी को और Z+ की सिक्योरिटी राहुल गांधी को भी। तो सुरक्षा के दायरे में और गांधी फैमिली के निशाने पर होना और एसपीजी जब उनसे छीनी गई थी तो कहा गया था अब उसकी जरूरत नहीं है और एसपीजी भारत में हर साल 400 करोड़ से ज्यादा के खर्चे के साथ सिर्फ प्रधानमंत्री को के साथ घूमती है और उन्हीं की सुरक्षा करती है। लेकिन बहरहाल मुद्दा आज राजनीतिक है तो राजनीतिक तौर पर यह पहला मैसेज है कि दरअसल विपक्ष की तरफ से जो भी सवाल खड़ा करेगा उसके लिए एक संदेश राहुल गांधी के जरिए सत्ता ने अपने तौर पर दे दिया। सत्ता का यह मैसेज समूचे विपक्ष के भीतर चला गया और विपक्ष के भीतर अब यह सवाल झटके में गायब हो गया कि ममता बनर्जी पीएम की उम्मीदवार हैं या केजरीवाल, अखिलेश यादव बनेंगे या शरद पवार, कौन बनेगा। अब यह चीजें मायने नहीं रख रही हैं। नई परिस्थितियों में सबके सामने एक ही सवाल है, 2024 का इंतजार किया जाए या उससे पहले ही परिस्थितियां पलट जाएंगी। पलटने का जिक्र हम बार बार आपसे इसलिए करते हैं क्योंकि इस दौर में दुनिया की जो ताकतें होती हैं जो किसी भी देश को चलाती हैं
और उनका हस्तक्षेप चाहे अनचाहे इसलिए कहीं बड़ा होता है कि वह जो वर्ल्ड पावर होते हैं ना, उनकी करेंसी बड़ी मजबूत होती है, उनकी इकोनॉमी बड़ी मजबूत होती है, और एक लिहाज से जो ताकतवर देशों के भीतर जो ताकतवर लोग बैठे होते हैं वह दुनिया के उस बाजार पर कब्जा करना ही चाहते हैं जिस बाजार से उन्हें लाभ हो सके। और संयोग से भारत एक बाजार के तौर पर दुनिया के सामने मौजूद है। तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर राहुल गांधी ने जब लंदन में जाकर जो सवाल खड़ा किया, संयोग से आज वो सवाल उठकर कल रात में, कहिए जो समय अनुसार अगर देखिए तो कल रात में अमेरिका के विदेश मंत्रालय के डिप्टी स्पोक्स पर्सन, ध्यान दीजिए, वेदांत पटेल भारतीय मूल के हैं, वह गुजरात से आते हैं, और उनके लिए सामने सवाल था कि राहुल गांधी को जो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया उस पर अमेरिका के भीतर सरकार क्या सोच रही है। और जो डिप्टी स्पोक्स पर्सन है उन्होंने जो कहा कि भारत के साथ अमेरिका लोकतांत्रिक मूल्यों पर साझा प्रतिबद्धता को लेकर जुड़ा हुआ है, डेमोक्रेसी महत्वपूर्ण है, देश के भीतर डेमोक्रेसी को लेकर समूची राजनीति जागृत हो गई है। उसके बाद उस डिप्टी स्पोक्स पर्सन ने आगे कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता और कानून के शासन के लिए सम्मान किसी भी देश में लोकतंत्र की बुनियाद है। यहां फिर जरा परखिए, कल रात ही खबर आ गई थी जिस तरीके से इजराइल में हो रहा है। इजराइल में वहां के नेता और राष्ट्राध्यक्ष नेतान्याहू ने कह दिया कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी उस फैसले को बदलने की स्थिति में पार्लियामेंट आ जाएगी, और समूचे देश में लोग सड़क पर आ गए, यहां तक कि सेना के लोग भी आ गए, डिफेंस मिनिस्टर ने भी खिलाफ बोल दिया, उनको हटाना पड़ गया, स्थिति नाजुक हो गई, सरकार को एक कदम पीछे लेना पड़ा और कहा गया ठीक है हम इसे टाल रहे हैं। अब जरा न्यायिक परिस्थिति के भीतर मौजूदा वक्त में जो कानून के शासन के सम्मान का जिक्र लोकतंत्र की बुनियाद के तौर पर अमेरिका ने रखा, उसके दायरे में उस समय सवाल इजराइल को लेकर नहीं था, वो भारत को लेकर था। और भारत के संदर्भ में वह खुले तौर पर, हालांकि मसला सिर्फ डिस्क्वालीफाई को लेकर पूछा गया, लेकिन उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और न्यायिक यानी जुडिशियली इंडिपेंडेंस का जिक्र किया, कानून रूल ऑफ लॉ का जिक्र किया और लोकतंत्र की बुनियाद इसे बताया। और उसके बाद उन्होंने कहा लोकतांत्रिक मूल्य, ह्यूमन राइट और अभिव्यक्ति की आजादी दोनों देशों में लोकतंत्र को और मजबूती देने के लिए अहम है। यही वो स्वतंत्रता है, वही वो डेमोक्रेसी है, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि लोकतंत्र नहीं बचेगा तो फिर स्थितियां दुनिया के सामने भारत को लेकर क्या होगी। और भारत के भीतर की राजनीतिक सत्ता जिस लिहाज से चुनाव जीतने की दिशा में बढ़ रही है और चुनाव जीतने के लिए ही पूरी सत्ता को झोंका गया है, उसमें सवाल है कि एक के बाद एक कैबिनेट मिनिस्टर ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिस लिहाज से चुनावी राज्यों में लगातार आवाजाही करते हैं और उनकी पूरा ध्यान उसी दिशा में, और इस मौके को चूकते नहीं है कि किसी भी हालत में उन्हें कहीं पर भी भाषण देने का मौका इस रूप में मिल जाए जहां पर लगे कि यह पब्लिक तौर पर यह बातों का जिक्र किया जा रहा है। आज सुबह संसदीय पार्टी की बैठक बीजेपी का होना, शाम के समय में जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है उसका विस्तार किया जा रहा है, तो वहां भी उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, जो बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में है आईटीओ के पास। राजनीतिक सक्रियता और ऐसी छोटी छोटी रैलियों के बीच जाकर बोलने की स्थिति में बीजेपी क्यों आ गई, यह सवाल अपने जहन में रखिए, क्योंकि अमेरिका के भीतर डिप्टी स्पोक्स पर्सन से दूसरा सवाल एक पूछा गया, जो उसके साथ सप्लीमेंट्री सवाल था, उसमें पूछा गया क्या राहुल के संपर्क में अमेरिकी सरकार है। जवाब था हम किसी ऐसे विशेष मामले पर उनके संपर्क में नहीं हैं जिस पर मैं जानकारी आपको दे सकूं। राहुल गांधी भारत में विपक्ष के नेता हैं और भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध होने के चलते हम वहां के विपक्षी नेताओं के संपर्क में रहते हैं। यानी विपक्ष के तौर पर कांग्रेस की मौजूदगी दुनिया भर में अभी है और दुनिया भर की नजर भारत के साथ जो संबंध हैं, बायलैटरल संबंध हैं, उसमें विपक्ष के साथ संपर्क और संबंध लगातार बनाए रखने की स्थिति में ये चीजें निकल कर आती है।
तो दुनिया के भीतर अब जो भारत को लेकर सवाल है और भारत के भीतर राजनीतिक तौर पर जब डेमोक्रेसी और 2024 के चुनाव को लेकर साथ जोड़कर देखने की प्रक्रिया में परिस्थिति खड़ा कर रही है, तब यहां पर सवाल है कि जो राज्य राज्य में अलग अलग जगहों पर अब कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है तो लोकतंत्र बचाओ का जिक्र है, राहुल तो बहाना है, मोडानी को बचाना इसका जिक्र हो रहा है, अडानी का कच्चा चिट्ठा सामने रखा जा रहा है। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच पहली बार विपक्ष भी इस रूप में जागृत हो चला है कि अब इन बातों को छोड़िए कि कैसे किस रूप में क्या होगा, क्योंकि सबको पता है कि बीजेपी ने बहुत बड़ी बहुमत के साथ जीत हासिल 2019 में भी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ 3 नेता अभी भी विपक्ष के दायरे से बाहर हैं। उसमें एक मायावती है, एक जगन मोहन रेड्डी हैं, एक नवीन पटनायक है। अगर इन तीनों को 2019 के चुनाव के मद्देनजर पर रखिएगा तो तीनों को मिला के कुल 44 सांसद इनके मौजूद हैं। मायावती के 10 सांसद, जगन मोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वाईएसआर कांग्रेस चलाते हैं, उनके 22 सांसद और नवीन पटनायक के 12 सांसद। लेकिन ओवरऑल वोट में जब आइएगा तो इन तीनों को तकरीबन 7.81% वोट मिला। मायावती को 3.62%, जगन मोहन रेड्डी को 2.53%, नवीन पटनायक को 1.66% ये वोट मिला। लेकिन उसके बाद एक लंबी फहरिस्त है जो कांग्रेस के साथ इस दौर में आकर खड़े हो गए हैं। डीएमके है, समाजवादी पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, टीआरएस यानी बीआरएस है, पूरा लेफ्ट है, एनसीपी है, टीएमसी है, आम आदमी पार्टी है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, शिवसेना है, आरजेडी है, आईयूएमएल है, एमडीएमके है, केसी कांग्रेस है। ये तमाम पार्टियां एक के बाद एक आकर साथ खड़ी हो गई। हमें लगा कि जरा इसका भी परीक्षण किया जाए, क्योंकि कांग्रेस को तो 52 सीटें मिली थी 2019 में, लेकिन उसको वोट तकरीबन 19-20% मिला था। 19-20% वोट मिलने के साथ अगर आप बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की संख्या को देखिए, अगर 52 सांसद वहां थे तो जो लोग फिलहाल कांग्रेस के साथ जाकर और राहुल गांधी के सवाल पर यह सोचकर खड़े हो गए हैं कि 2024 का इंतजार क्यों करें, उनकी संख्या कांग्रेस के सांसदों की दुगनी से ज्यादा है। यानी वहां पर सांसद 110 हैं, डीएमके के 24, समाजवादी पार्टी के 5, जेडीयू के 16, टीआरएस के 9, लेफ्ट के 3, एनसीपी के 5, ममता बनर्जी के 22, आम आदमी पार्टी 1, हालांकि वो 1 माइनस कर दीजिए, वहां पर अब बीजेपी, वहां पर अकाली जीत गए, जम्मू कश्मीर नेशनल पार्टी के 3, शिवसेना के 18। ये सारी चीजें बताती है, आईयूएमएल के 3, केसी के 1, केसी कांग्रेस के 1, ये बताती है 110 सीट यहां पर है, 52 सीट वहां पर है, 44 सीट उनके पास है जो नहीं आए हैं। लेकिन नई परिस्थितियों में ध्यान दीजिए, कोई भी इस बात को लेकर चिंतनशील नहीं है कितना परसेंट वोट किसको मिला था और विपक्ष की राजनीति को साधने के लिए कैसे एकजुटता किस रूप में हो, कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़े, कितनी सीटों पर विपक्ष लड़े, इस दिशा में चिंतन अभी नहीं हो रहा है। हालांकि उसके भीतर का अंदरूनी सच यह भी है कि कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला 192 सीट पर होता है और कांग्रेस सिर्फ 16 सीट जीत पाती है और बीजेपी 176 जीत जाती है। यानी कांग्रेस को विपक्ष के तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का साथ चाहिए। इसका दूसरा सच यह भी है कि कांग्रेस अपने तौर पर जब लड़ाई लड़ती है, जहां पर वह सहयोगियों के साथ लड़ाई लड़ती है, जो कि विपक्ष के तौर पर जिनकी मौजूदगी है, वो 80 सीटों पर कांग्रेस जो 80 सीटों पर मुकाबला होता है गैर बीजेपी पार्टियों के साथ, 36 पर वह जीतती है, 44 पर विपक्ष जीतता है। यहां पर एक सहमति बनाने भर की जरूरत है। लेकिन फिर वही बात, सवाल ये इस वक्त बिल्कुल नहीं है। सवाल यह है कि 2024 में 2019 सरीखी हार दोबारा 2024 को लेकर नहीं आएगी। यानी 2019 की चुनावी हार के बाद 2024 के चुनाव का तो आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद आप 2029 का इंतजार नहीं कर पाएंगे। यह मैसेज समूचे विपक्ष के भीतर फैल चुका है। और जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मुद्दा भारत की डेमोक्रेसी को लेकर आकर बनकर खड़ा हो जाए और रूल ऑफ लॉ को हो जाए और एक्सप्रेशन को लेकर हो जाए, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर हो जाए, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को लेकर आकर खड़ा हो जाए,
तब इसका मतलब बहुत साफ है कि यह मुद्दा सीधे सीधे और किसी को नहीं, मौजूदा वक्त में जो सत्ता की कमान जिस हाथों में है उसी के इर्द गिर्द आकर खड़ा हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बीजेपी की कोई छवि नहीं है, क्योंकि याद कीजिए जब मनमोहन सिंह का काल था उस वक्त राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे, वो अमेरिका जाते थे तो उनसे वहां डायलॉग्स होते थे। या फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी थे उस दौर में आइएगा तो बीजेपी का कोई नेता जाता था तो वहां पर उनसे पूछा जाता था। लेकिन मौजूदा वक्त में जब देश के भीतर ही विपक्ष के किसी नेता मंत्री की कोई जगह नहीं, कोई कद नहीं, उसका कोई स्पेस नहीं और उसको सिर्फ सत्ता के साथ बने रहने का सुख महसूस करना है, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि जो शीर्ष पर है यानी प्रधानमंत्री मोदी के ऑरा, उनकी चमक और उनके कद के इर्द गिर्द ही समूचा कटघरा देश और दुनिया में अगर बन रहा है तो यह मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम में शायद सबसे बड़ा मुद्दा भारत की आजादी के बाद का है। इमरजेंसी के वक्त इंदिरा गांधी को लेकर दुनिया भर में सवाल उठे थे और याद कीजिए तो बांग्लादेश के वक्त भी बने थे, उस वक्त भी अमेरिका रूठ गया था। और जब इंदिरा गांधी ने परमाणु विस्फोट किया था उस वक्त भी जो परमाणु परीक्षण हुआ था उस समय भी अमेरिका रूठ गया था और उस समय दुनिया कोल्ड वार की स्थिति में थी, विभाजन थी, तो रशिया साथ खड़ा था। लेकिन मौजूदा वक्त में भारत की अपनी राजनीतिक परिस्थितियों के भीतर अगर ऐसे मुद्दे राजनीतिक मुद्दों में तब्दील हो रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी उन्हीं मुद्दों को उठाया जा रहा है, तो मैसेज बहुत साफ है कि भारत के भीतर की राजनीतिक लड़ाई सिमटते सिमटते राजनीतिक पार्टी से निकलकर अब व्यक्ति विशेष पर आकर टिकती शुरू हो चुकी है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी के इर्द गिर्द का ताना बाना जो एक मैजिस्ट्रेट के फैसले के बाद से निकला और सचिवालय यानी संसद के सचिवालय की सक्रियता और उसके बाद सदस्यता को रद्द करना, और यह शायद अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मैसेज इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि दुनिया भर के भीतर यह मैसेज बहुत साफ होता है कि विपक्ष के नेता या किसी कद्दावर नेता की संसद सदस्यता अगर रद्द कर दी जाए तो फिर वो पूरी डेमोक्रेसी का सवाल इसलिए होता है क्योंकि जनता ने उसे चुना होता है। कई देशों में यह मान्यता है कि सदस्यता रद्द होने से पहले जनता के बीच भी उन सवालों को उठाया जाए। भारत में तो एक लेटर के बाद संसद सदस्यता रद्द करते हुए कानून का जिक्र किया गया। अब उस कानून में रूल ऑफ लॉ का जिक्र करते हुए अगर उसको सत्ता अपने अनुकूल परिभाषित कर रही है और वही सवाल राजनीति में बन गया तो मैसेज एक ही है कि भारत की राजनीतिक परिस्थितियां पहली बार उसी राजनीति को मुद्दा बना रही है जिस राजनीति के आश्रय लोकतंत्र का गान किया जा रहा है। और उस लोकतंत्र को लोकतंत्र ना मानने की परिस्थिति में देश और दुनिया के भीतर जो सवाल उठ रहे हैं उसके कटघरे में कोई दूसरा नहीं है बल्कि मौजूदा वक्त में जिन हाथों में सत्ता है, और सत्ता में दो ही नाम भारत में निकल कर आते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के हों या गृह मंत्री अमित शाह के हों। इस पूरे औरे को खड़ा करने की परिस्थितियों के भीतर जो ताना बाना बुना गया उसको अगर परखना शुरू कीजिएगा तो पहली बार उसकी तमाम चालें कटघरे में है और शायद सत्ता की नाक के नीचे ऐसी परिस्थिति एक झटके में और इस तेजी से उभर जाएगी, इसकी कल्पना शायद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने दोनों ने नहीं की होगी। लेकिन यह परिस्थितियां बन रही हैं। घटनाक्रम आखिरी चरम पर जब पहुंचेगा वो महीना अप्रैल का होगा, तारीख 20 के बाद की होगी, क्योंकि वही वो दिन होगा जब जेल जाने की स्थिति में राहुल गांधी खड़े होंगे, घर छूट चुका होगा और उन परिस्थितियों में इस देश के भीतर एक सवाल होगा। इतनी लंबी फहरिस्त है आरोपियों की और सभी बाहर खड़े हैं और तमाशा देखा जा रहा है इस देश के भीतर में। यह सवाल राजनीतिक मुद्दा राजनीतिक कारणों से अगर बन रहा है तो राजनीतिक घटनाक्रम इसके बाद किस तेजी से बदलेंगे, इसीलिए हमने शुरू में कहा था 2024 का इंतजार मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।